हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी का एग्ज़ाम भाई आपके चल ही रहे हैं, क्लैरिकल के एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके और पीओ के एग्ज़ाम भी हैं। तो पीओ के एग्ज़ाम्स को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करने का फैसला किया है कि मैं थोड़ी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाऊंगा क्वेश्चंस की और क्वेश्चंस का लेवल भी मैं थोड़ा ठीक रखूँगा। हो सकता है कि एक आध सेशन में सिंप्लीफिकेशन का भी लूँ, नंबर सीरीज़ का भी लूँ, एक दो सेशन में इस तरीके से अलग से लूँ उनके। लेकिन अभी मैं जो है कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं मल्टीपल क्वेश्चंस उठाऊँ, जगह जगह से क्वेश्चंस उठाऊँ, लेकिन मेरा लेवल वही रहेगा जो एग्जाम में आपके लेवल आता है। एग्जाम का जो लेवल आपका रहता है उसी हिसाब का लेवल मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो आप भी कोशिश करना है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मेरे साथ में, और जल्दी से करने की कोशिश करना। ये जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चंस, बहुत इजीली हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। लेकिन बस समझने की कोशिश ये करनी है आप लोगों को कि अप्रोच क्या रहनी चाहिए। हो सकता है आपकी अप्रोच मेरे से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलो तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो क्या कहता है पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जो, वन मोमेंट गाइस, चलो। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स रुपीज 2160 आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ X% and 25%, and mark price of article is 3600 rupees. Find the cost price of article if there is a profit of X% on selling the article after giving two successive discounts. तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है गाइज, सक्सेसिव डिस्काउंट्स का ये क्वेश्चन है। तो बहुत इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए इस चीज़ के बारे में। देखो, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है, कॉस्ट प्राइस पर अगर मैं कुछ मार्कअप लगा दूं तो मुझे मिलता है मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस के ऊपर कुछ डिस्काउंट दे दें, जहाँ पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, तो हमें मिलता है सेलिंग प्राइस। यानी कि जो केस होता है एक्चुअल में, ये केस किस चीज़ का होता है, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का केस होता है गाइस, ठीक है। ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का केस होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी है। तो देखो क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे कि 3600 रुपीज़ हमारा मार्क प्राइस है, उस पर डिस्काउंट हुआ। देखो, मार्क प्राइस के ऊपर एक डिस्काउंट है X% का और दूसरा डिस्काउंट है 25% का। एक खास बात होती है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में कि जो डिस्काउंट परसेंटेज होती है, इसको आप चेंज कर सकते हो। डिस्काउंट परसेंटेज को आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो मैं इंटरचेंज करने के बारे में आपको समझा देता हूँ। पहले जो X% यहाँ पहले दिया है, उसकी जगह मैं पहले 25% डिस्काउंट दे लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। यानी कि 1/4 का डिस्काउंट है तो 900 का डिस्काउंट हो जाएगा, ये कितने का चली जाएगा, 2700 का। इस पर फिर से X% का डिस्काउंट दे रहे हो आप, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2160। अब यहाँ आपको थोड़ा सा समझना है कि 2160 अगर मेरी वैल्यू आ रही है तो मैं X% आराम से काउंट कर लूंगा, क्योंकि 2700 के ऊपर ये डिस्काउंट आ रहा है। यानी कि ये 540 रुपये का डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, 540 रुपीज़ का डिस्काउंट हमें ये मिल रहा है। तो आप इजीली इस डिस्काउंट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 540 रुपीज़ का जो डिस्काउंट मिला, ये 540 रुपीज़ का जो डिस्काउंट मिला मुझे कितने पर मिला, 2700 पे। तो 100 पे मुझे कितना मिल जाएगा, तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे यहाँ से 20% मिल जाता है। कितना मिल जाता है, 20%। तो एक्चुअल में जो X% की वैल्यू है वो 20% है। अब इस क्वेश्चन में क्या बचा है यार, अब तो कुछ नहीं बचा। सेलिंग प्राइस मुझे दिया है 2160, प्रॉफिट है मुझे 20%। तो क्या कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल पाओगे आप लोग। तो 120% की वैल्यू मुझे दी गई है 2160, तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2160 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 12 से कितनी बार 18 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1800 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 1800 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 1800 रुपये में काम बन गया, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा समझना होता है हमें, थोड़ा सा चीज़ों को जानना होता है, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल ए इज 125% ऑफ इट्स ब्रेथ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज 1280 सेंटीमीटर स्क्वायर। If width of rectangle A is half of the side of a square, then find perimeter of the square. तो जो आपका रेक्टेंगल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है भाई। ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है, और ये हमें दिया है, ये ए नाम से इसको दे दिया गया, ठीक है। जो लेंथ है वो दिया है 125% ऑफ ब्रेथ,
लेंथ को हमें दिया है 125% ऑफ ब्रेथ, तो आप इजीली लेंथ और ब्रेथ का रेशो निकाल सकते हो। देखो ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये बहुत इंस्टेंट रिएक्शन होने चाहिए। 125% कितना हो जाएगा 5/4, 125% कितना हो जाएगा 5/4। तो लेंथ जो होगी वो हो जाएगी 5/4 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, यानी कि लेंथ का और ब्रेथ का जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा भाई 5/4। इसको 5x ले लेते हैं, इसको 4x ले लेते हैं। अब क्या करना है, अगर ये 5x है और ये ब्रेथ 4x है तो इसका एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 5x इंटू 4x, और ये वैल्यू मुझे दे रखी है 1280। ठीक है, तो 5 4 जा 20, 20 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 64 टाइम्स जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 64 आ रही है तो भाई एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी डेफिनेटली। तो ब्रेथ हमारी हो जाएगी 32, 8 4 जा 32। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो आप इसको स्लो करके देख लेना, थोड़ा सा स्लो स्पीड कर सकते हो। यूट्यूब ने फैसिलिटी हमको दे रखी है, आप थोड़ी सी स्पीड स्लो करना, आपको सब दिखाई देगा आराम से। और जिनको लगता है स्लो जा रहे हैं वो स्पीड बढ़ा लेना, तो स्पीड इसकी तेज़ हो जाएगी। ठीक है, ये फैसिलिटी तो आपके पास है, तो यू कैन डू इट ईजिली। अगर आपको लगता है भैया स्लो पढ़ना है तो स्लो पढ़ लो, आपको लगता है तेज़ पढ़ना है तेज़ पढ़ लो। देखो ज़रा एक्स हमारी ब्रेथ जो आ रही है विड्थ, यानी कि हमारी कितनी आ रही है 32 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि जो विड्थ है आपकी, तो एक स्क्वायर है उसकी साइड का आधा है, यानी कि जो साइड होगी स्क्वायर की 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 32, 64 मीटर हो जाएगी। पूछा क्या हमसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू 64 कर लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 256 मीटर। ओके, तो चलो ये साइड पूछ रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन और अगर ये पेरीमीटर पूछेगा तो 256 मीटर ही आएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है ना, तो पेरीमीटर तो इसका 256 मीटर ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको भी प्रैक्टिस अच्छी देखने को मिले, और आगे से मैं और थोड़े से लंबे सेशंस रखने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, टाइम कम लेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा। A alone can complete a piece of work in X days, and B alone can complete the same work in 2x by 3 days, and C alone can complete the same work in 36 days. A, B and C together can do it in 4x by 15 days. Find the time taken by A to complete the work. तो A कितने दिन में इस काम को पूरा कर लेगा। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, देखो भाई कि A इस काम को कर रहा है x दिन में, B इस काम को कर रहा है 2x by 3 डेज में, और C इसको पूरा कर रहा है 36 डेज में। और A B C अगर तीनों मिलकर इसको करेंगे तो कितने में पूरा कर रहे हैं 4x by 15 डेज में। तो देखो A B C का जो एक दिन का काम होगा वो इस A B C के एक दिन के काम के बराबर होगा या नहीं होगा, यही लॉजिक आपको सोचना है। छोटा सा लॉजिक है। जैसे अगर मैं आप लोगों से सिंपली ये कहता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना सब लोग, कि अगर A है, A कोई काम 10 दिन में पूरा करता है 10 डेज में, तो एक दिन में जो A करेगा वो 1/10 पार्ट करेगा या नहीं करेगा। एक दिन का जो उसका काम होगा 1/10 पार्ट होगा। ये बात आपको समझनी है। यानी कि A का जो एक दिन का काम होगा 1/x यूनिट हो जाएगा, B का हो जाएगा, बस इनको पलट दो 3/2x, और C का हो जाएगा 1/36 यूनिट, जो कि इनके एक दिन के काम के बराबर आएगा। इसको भी पलट देना 15/4x। एक छोटा सा लॉजिक है, ये यूज कर लो। ठीक है, इस पर ही बेस्ड होते हैं ऐसे सारे क्वेश्चंस, बस कैलकुलेशन चाहिए आपकी। x है 2 है, यहाँ पे 18 में 2 है लेकिन x नहीं है, तो मैं 36x ही उसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो x से 36x को डिवाइड करोगे 36 टाइम्स, 2x से डिवाइड करोगे 18, 3 जा 54 हो जाएगा, प्लस ऊपर x आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15/4x। x कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से 9 टाइम्स। तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस x की जो वैल्यू आएगी 135 आ रही है, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी 45 डेज। यानी कि A इसको कितने दिन में पूरा कर लेगा 45 डेज। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 45 डेज में काम हमारा तमाम काम पूरा हो जाएगा आपका 45 डेज में। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप इस तरह की अप्रोच ले सकते हो, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर आपको लगता है ये मुश्किल है तो फिर एग्ज़ाम कैसे दोगे यार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। A boat covers a certain distance in still water in x hours, and the same boat covers 60% more distance in downstream than still water in
6x/5 hours and the boat covers 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 hours. Find the speed of boat in still waters. अच्छा क्वेश्चन है. पहले देखो आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर मैं नॉर्मली स्टिल वाटर में जाता हूँ तो मैं अगर 60% ज़्यादा जाता हूँ डाउन स्ट्रीम में, तो स्टिल वाटर में जो मेरी डिस्टेंस है और डाउन स्ट्रीम स्पीड में जो मेरी डिस्टेंस है, डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस है उसका रेशो अगर मैं देखूँ तो देखो 60% आपका जो होता है, 60% आपका होता है 3/5. यानी कि अगर डाउन स्ट्रीम में अगर स्टिल वाटर में 5 मूव कर रहे थे तो डाउन स्ट्रीम जो जा रहे हो तो उसमें कितना जा रहे होगे, 8. तो ये इनका रेशो निकल के आ गया. अब मुझे दे रखा है कि डाउन स्ट्रीम में आप जाइए 80 किलोमीटर रहे हो, तो मैं इसको 80 और 50 ही ले लूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा. यानी कि एक तरीके से ऐसे मान के चलना, यानी कि अगर एक 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो तो एक दूरी आप 80 किलोमीटर की तय कर रहे हो. ठीक है. अब डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो तो डिस्टेंस आपकी 80 किलोमीटर है, टाइम आपका 5 आवर्स है. तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी भाई? तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो 80/5. बाकी इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको स्पीड निकाल के दिखा देता हूँ. डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी? 16 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब है सिर्फ इस 5 घंटे से. क्यों मतलब है? क्योंकि डाउन स्ट्रीम में आप जा रहे हो 6x/5 आवर्स. तो ये 5 घंटे की जो वैल्यू दे रखी है ये किसके बराबर दे रखी है? 6x/5 आवर्स के बराबर. तो यहाँ से 6x की वैल्यू 25 आ जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 25/6 आवर्स. x की वैल्यू जैसे ही मुझे मिल गई तो 50 किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हो यानी कि 25/6 आवर्स में. तो यहाँ से आप अपनी स्पीड निकाल सकते हैं. आपके पास डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, आपके पास टाइम है 25/6 आवर्स. तो आपको यहाँ से स्टिल वाटर में इसकी स्पीड निकालनी है तो कितना आ जाएगा? 50/25/6 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है आपके का. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आया हुआ है आपके एग्जाम में. ठीक है, उससे रिलेटेड है तो आप कर सकते हो इजीली ऐसे क्वेश्चंस को. बस ये छोटी सी अप्रोच साथ में रखनी है. ठीक है, मैं फिर वही कर रहा हूँ. तेज लग रहा है स्लो करके देख लेना एक बार. ठीक है, नहीं तो फिर अगले बता देना कमेंट करके, सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ या ज़्यादा पढ़ाओ, कम पढ़ाओ, जो भी है कमेंट करके आप ज़रूर बताना, जिससे कि मैं उस तरीके से आगे पढ़ाना स्टार्ट करूँ आप लोगों को. आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि द लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 640 मीटर स्क्वायर and the length and breadth of the cuboid is 20 meter and 12 meter respectively, and the area of a square is 625 meter square. Find the difference between the side of the square and the height of the cuboid. अब इसकी साइड और क्यूबॉइड की हाइट का जो डिफरेंस है बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए आपको. अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं. क्यूबॉइड कुछ इस तरीके का फिगर होता है भाई. ठीक है, जैसे आपका कमरा होता है तो इस तरीके का मान लो इसको. ठीक है, ऐसा इस तरीके का होता है फिगर. ठीक है, इस तरीके का मान के चलो. ठीक है, तो थोड़ा सा 3D फिगर बनाने की मैंने कोशिश की है. तो अगर आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? चाहड़ दीवारी का क्षेत्रफल. यानी कि इसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता है. टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसमें टॉप और बॉटम भी इंक्लूड होता है. इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्लूड होगा? जैसे मैं एक कमरे में अगर बैठा हुआ हूँ तो 4 दीवारें जो होंगी वो चारों दीवारें इसमें इंक्लूडेड होंगी. ठीक है, इतनी बात छोटी सी आपको समझ में आनी चाहिए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें. तो मैं आपको बता देता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ. देखो, अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो ये जो अगर ये छत है, अगर मान लो अगर मैं हाईलाइटर लूँ, अगर ये छत है आपकी, ये वाली ऊपर वाली छत है और ये फर्श, इन दोनों को नहीं लेना आपको. आपको लेना क्या है वो मैं बता देता हूँ. आपको लेना है एक तो ये दीवार, एक सामने वाली दीवार, और एक ये दीवार, एक ये दीवार. 1 2 3 4 फेसेस लेने हैं, ऊपर और नीचे का छोड़ देना है बस. ठीक है, ये नहीं लेना ये वाला. ठीक है, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का वो होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट. यानी कि एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. ये हमें 640 मीटर स्क्वायर दे रखा है. साथ में मुझे लेंथ भी दी हुई है इन्होंने 20 मीटर, और ब्रेथ जो दी है इन्होंने 12 मीटर दी है. ठीक है, लेंथ 20 मीटर, ब्रेथ. तो यहाँ से आप h निकाल सकते हो इजीली. तो 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 320 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. तो 20 + 12 होता है 32.
32 इंटू एच जो आ जाएगा वो 320 आ जाएगा। कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा? 10 टाइम्स, यानी कि जो इनकी जो हाइट बनेगी यहाँ से, तो हाइट हमारी कितनी बन जाएगी? 20 मीटर। ठीक है, एक बात ये क्लियर होगी। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर का जो एरिया होता है क्या होता है? साइड स्क्वायर। ये 625 दे रखा है हमें, तो साइड हमारी यहाँ से 25 आ जाएगी। तो हाइट का और सॉरी 10 है हाइट जो हमारी, सॉरी 10 है हमारी हाइट, 10 मीटर। हाइट का और साइड का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 10, साइड का और हाइट का डिफरेंस, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 15 मीटर। गाइस अगर आपको ये फॉर्मूलेज पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज टाइम लगता है। तो ठीक है, आज के लिए मैंने यही 5 क्वेश्चन उठाए थे। छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आगे मैं थोड़ा सा और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, क्वेश्चंस का पैटर्न भी थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल भी अप करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं हम उन पर ज़्यादा फोकस रखें, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। जैसे आप अगर जाएँ तो आपको बाई चांस मेरा जो पढ़ाया हुआ शायद कुछ काम में आ जाए लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, ओके गाइज, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा और चेंजेस कर दूंगा, थोड़े से और क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा लेंगे। ठीक है, थैंक यू।